लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रिसोर्स 365। हम बात कर रहे थे अलग अलग टॉपिक्स पे हमने बात की थी। वी हैव टॉक्ड अबाउट हायर एजुकेशन, जिसमें हमने तक्षशिला यूनिवर्सिटी कवर की थी। उसके अलावा रिसर्च की हम अपने चैनल पे बहुत बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके अलावा हमने कल बात की थी आपसे लेवल्स ऑफ टीचिंग पे, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की भी कुछ बात की थी और लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात की थी। आज से हम अपनी विजय मैराथन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 10 दिन में हम अपनी 10 यूनिट कवर करेंगे। तो आइए आज हम अपनी पहली सीरीज की शुरुआत करते हैं, जो कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड पे है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग क्या होती है, यानी शिक्षण क्या होता है। तो टीचिंग जो है एक डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्टैटिक होता है और कहीं एक पॉइंट पर आकर आपकी टीचिंग रुक जाती है। आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी एक डायनेमिक प्रोसेस है। टीचिंग का काम होता है नॉलेज इम्पार्ट करना, मतलब दूसरे को ज्ञान प्रदान करना। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, आई मीन मैं आपको नॉलेज इम्पार्ट कर रही हूँ। फिर अगला है एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। जो टीचिंग है यानी जो शिक्षण है वो एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटी शामिल होती है। लाइक मुझे यहाँ आपको पढ़ाना है तो पहले मैं उसको पढ़ूंगी, मैं राइट भी कर रही हूँ, एज वेल एज मैं आपको समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसके अलावा ये डाइवर्स होता है, विविध होता है, मतलब आप किसी एक ही दिशा में नहीं सोच सकते। जब आपको टीचिंग की बात होती है तो आपको बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट और बहुत बड़े एरिया से चीजों को देखना पड़ता है और सोचना पड़ता है। फिर टीचिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कहते हैं ना कि शिक्षा जो है व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक चलती है। तो ऐसे ही टीचिंग जो है वो भी आपकी कॉन्टिन्यूअस होती है। इसका नेचर भी कॉन्टिन्यूअस, यानी ये हमेशा चलती रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर ये फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल इज औपचारिक एंड इनफॉर्मल इज अनौपचारिक। फॉर्मल मतलब जब आप अपने क्लासरूम में पढ़ते हो, अपने स्कूल में पढ़ते हो, तो वहां पर एक फिक्स्ड टाइम होता है, फिक्स सिलेबस होता है, उन सारी चीजों को आप पढ़ते हो, तो वो फॉर्मल टीचिंग हुई। और इनफॉर्मल जब आप कहीं से भी कुछ भी शिक्षा ग्रहण कर लेते हो तो वो आपकी इनफॉर्मल टीचिंग हुई। फिर टीचिंग प्रोसेस इंटरैक्टिव होता है, मतलब जो टीचर होता है वो बच्चे से कुछ पूछता है, बच्चा उसका जवाब देता है, बच्चा कुछ पूछता है तो टीचर उसका जवाब देता है। तो ये आपका पूरा टीचिंग का प्रोसेस होता है। तो हमने टीचिंग की बात कर ली। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग जो है, जो शिक्षण है, वो किन सिद्धांतों पे वर्क करता है। तो पहला आपका प्रिंसिपल है इंटरेस्ट, यानी बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए। तो बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब पहला रूल क्या, नियम क्या कहता है, पहला सिद्धांत की प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है। दूसरा है लिंकिंग विद लाइफ। जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं या जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको अपने जीवन से देखना चाहिए, जोड़ के चीजों को, है ना। अगर वो आपकी लाइफ के लिए उसका कुछ भी यूज नहीं है तो दैट इज ऑफ नो यूज, वेदर इट इज अबाउट टीचिंग और लर्निंग एज वेल। फिर सिलेक्शन एंड प्लानिंग। क्या चीजें आप पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए आपने किस तरीके से योजना बनाई है, ये इसका थर्ड प्रिंसिपल है। फोर्थ है रिवीजन। रिवीजन का बहुत बड़ा रोल रहता है, आप चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे, पुनरावृत्ति कह सकते हैं। फिर है अगला पॉइंट डेमोक्रेटिक फीलिंग। टीचिंग डेमोक्रेटिक फीलिंग के प्रिंसिपल पे काम करती है, मतलब डेमोक्रेटिक मतलब जैसे अपना देश जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब अपने यहाँ प्रजातंत्र है। इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है पीपल्स को, क्योंकि वो ही अपना राजा चुनते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों को पूरी तरीके से आजादी दी जानी चाहिए कि बच्चा अपनी बात अपने टीचर्स के आगे रख पाए या फिर उनसे वो कुछ भी पूछ पाए, वो डरे नहीं, उसके अंदर किसी तरीके का कोई फियर नहीं हो। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा के सिद्धांत की। टीचर का काम है कि वो बच्चों को मोटिवेट करे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा लर्न करने के लिए। तो एक प्रिंसिपल टीचिंग का ये भी है, मोटिवेशन। द नेक्स्ट इज रिक्रिएशन। चीजों को रिक्रिएट आना चाहिए। टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टीचर को भी चीजों को रिक्रिएट यानी पुनर्निर्माण करना आना चाहिए। कि मान लीजिए टीचर किसी मेथड से क्लास में पढ़ा रहा है और वो मेथड उसका वर्क नहीं कर रहा है, तो टीचर के अंदर ऐसी रिक्रिएशन कैपेबिलिटीज होनी चाहिए सो दैट वो अपने मेथोडोलॉजी में चेंज लाके, अपने स्ट्रैटेजीज में चेंज लाके बच्चों को वो सारी चीजें वो समझा सके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब व्यक्तिगत भिन्नता। आप इसको समझ ही रहे होंगे कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में अलग है, सबकी मेंटल कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं।
तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये भी एक सिद्धांत है शिक्षा का, क्योंकि हर एक बच्चे का स्तर समान नहीं होता, मानसिक स्तर। और अगर आप एक औसत लेके चलेंगे, एवरेज बच्चों के हिसाब से पढ़ाएंगे, तो आप हर एक के मेंटल लेवल को मीट कर पाएंगे। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अबाउट रेमेडियल टीचिंग, मतलब आपकी टीचिंग ऐसी होनी चाहिए उपचारात्मक, है ना, शिक्षा उपचारात्मक होनी चाहिए। एक ये भी सिद्धांत है कि आप बच्चे की कमियों को दूर करने में उसकी हेल्प कर पाए, उसका उपचार कर पाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब सृजनात्मकता का सिद्धांत। आप बच्चे को मोटिवेट करें, जैसे मैंने बताया पहले प्रिंसिपल है मोटिवेशन का, यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे नई चीजों को क्रिएट करने के लिए, यानी उसके आइडियाज को आप वैल्यू देंगे, उसके विचारों को, उसके तथ्यों को, उसकी बात आप सुनेंगे। फिर नेक्स्ट रीइंफोर्समेंट का प्रिंसिपल, मतलब पुनर्बलन का सिद्धांत। आप बच्चे को रीइंफोर्स करोगे, अगर बच्चे ने अच्छा काम किया है या आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है और बच्चे ने आपका उसका अच्छे से आंसर किया है, तो आप उसको रीइंफोर्स करोगे सो दैट वो मोटिवेट हो, उसके अंदर पॉजिटिविटी आए और वो और ज्यादा आंसर्स देने के लायक बन जाए। फिर ये जो हमारा टीचिंग का प्रोसेस है, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के प्रिंसिपल पे चलता है। आप सरल चीजों से कठिन चीजों की ओर जाते हैं, आप मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब हम वेज ऑफ टीचिंग की बात करेंगे, या आप कह सकते हैं अप्रोचेज, यानी दृष्टिकोण की बात कर लेंगे। अप्रोचेज दृष्टिकोण। तो पहला है ऑटोक्रेटिक अप्रोच, मतलब ये निरंकुश दृष्टिकोण जिसमें टीचर डोमिनेट करता है हर जगह पर, टीचर ही इनिशिएटर होगा। लाइक इन लेक्चर मेथड में टीचर आता है, लेक्चर देता है, बच्चे चुपचाप सुनते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एक तरीके से ऑटोक्रेटिक अप्रोच, यानी कि निरंकुश अप्रोच, इसमें टीचर डोमिनेट करेगा। डेमोक्रेटिक अप्रोच यानी लोकतांत्रिक अप्रोच, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों इक्वल रोल प्ले करेंगे, दोनों समान रूप से डिस्कस करेंगे, चीजें इंटरैक्ट करेंगे। फिर लेजर फेयर अप्रोच, हस्तक्षेप, मतलब इसमें स्टूडेंट को फुल फ्रीडम मिलेगी, टीचर का कोई इंटरवेंशन नहीं रहेगा, टीचर किसी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव, मतलब दोनों पार्टिसिपेट करके काम करेंगे। जैसे कि आप कह सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम देखें फ्लिप्ड क्लासरूम्स होते हैं ना, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बच्चा पढ़ सकता है, टीचर उस तरीके बच्चे को पूरी तरीके से सहयोग करेगा। स्टैटिक अप्रोच, मतलब जो बिल्कुल भी डायनेमिक नहीं होती, ये बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच है और ये बहुत पुराने टाइम से हम इसको देखते आ रहे हैं। तो ये आपके वेज ऑफ टीचिंग है। कल हमने इन डिटेल लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात की थी कि टीचिंग में 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपको किसने दिया था? मॉरिस एल बिगी ने दिया हुआ था लेवल्स ऑफ टीचिंग, मतलब इन्होंने कंपाइल कर दिया अलग अलग मॉडल्स लेवल्स को एक साथ में। तो जो आपका पहला लेवल है दैट इज योर मेमोरी लेवल, मतलब स्मृति स्तर, ये किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। इन्होंने एक हर्बर्टियन मॉडल भी दिया था जिसमें इन्होंने 6 स्टेप्स दिए थे। इसको इन डिटेल हम कल डिस्कस कर चुके हैं। और ये सबसे ज्यादा थॉटलेस लेवल था, इसमें बच्चा केवल फैक्ट्स को क्रैम करने पे, क्रैमिंग ऑफ द फैक्ट्स पे फोकस करता है, वो केवल मेमोराइजेशन का काम करता है यहाँ पर, और वो केवल क्या करना चाहता है? रट्टाफिकेशन इज द मेन फंडा ऑफ दिस लेवल। उसके बाद में हमने बात की थी अंडरस्टैंडिंग लेवल की, यानी कि जो दूसरा लेवल होता है वो अंडरस्टैंडिंग यानी समझ का स्तर, ये दिया था आपका मॉरिसन ने। और मॉरिसन ने भी जो है एक मॉडल दिया था, उसमें सिंटेक्स में इन्होंने कुछ इसकी संरचना बताई थी, उसको भी आप उस वीडियो से पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा थॉटफुल लेवल होता है, इसमें टीचर ही डोमिनेटर होता है मेमोरी लेवल में। अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर सेंटर्ड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट सेंटर्ड भी नहीं, ये स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। इसमें बच्चे को ध्यान में रख करके चीजें की जाती हैं, यानी कि थोड़ा सा डेमोक्रेटिक टाइप हो गया। और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये सबसे ज्यादा थॉटफुल लेवल होता है। यहाँ पर बच्चे की क्रिएटिविटी सामने निकल के आती है, बच्चे के आइडियाज, थॉट्स को वैल्यू किया जाता है, और ये सबसे ज्यादा थॉटफुल लेवल होता है। ये हंट ने दिया था, और ये सबसे हाईएस्ट लेवल भी होता है टीचिंग का। अब हम बात करेंगे टीचिंग मॉडल्स की। 3 तरह के टीचिंग मॉडल है, पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड ट्यूटोलॉजी। तो पेडागोजी जो है वो आपके चाइल्ड से, मतलब बच्चे से रिलेटेड होती है। ये हर्बर्ट ने दी थी, इसका हिंदी में कहते हैं इसको शिक्षण शास्त्र। और इसका काम क्या होता है? इंगेजमेंट का, मतलब बच्चे को इंगेज रखना है एक्टिविटीज में। आप कह सकते हो कि जैसे मेमोरी लेवल होता है ना, उसी तरीके से चाइल्ड के लिए पेडागोजी है। फिर
एंड्रागॉजी एडल्ट के लिए, इसको नॉल्स ने दिया था, नॉल्स बोलते हैं, इसमें के साइलेंट है। ये आया हुआ क्वेश्चन है यूजीसी नेट का। ये प्रौढ़ शिक्षा से एडल्ट लर्निंग से रिलेटेड है और यहाँ पर बच्चा चीजों को समझने लगता है और खुद से चीजों को कल्टीवेट करने लगता है। फिर थर्ड है आपका ह्यूटागॉजी, दैट इज रिलेटेड टू योर सेल्फ, जो आपके आत्म या स्व से रिलेटेड, जो सेल्फ लर्निंग आप करते हो ना, खुद से जो चीजें सीखते हो। ये देखिए बिलफोर्ड ने, और इसमें ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, इसमें रियलाइजेशन करते हो, आप चीजों को आत्मसातीकरण करते हो। अगला टॉपिक है हमारा फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी चरण या अवस्था शिक्षण के। तो उसमें पहला जो है आपका वो प्री एक्टिव है, यानी कि पूर्व क्रिया अवस्था, और इसको देने वाले कौन थे? फिलिप जैक्सन। इन्होंने फेजेस ऑफ टीचिंग दिया था। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड फेजेस ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल एज वेल, एंड फेजेस ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेजेस। तो हम बात करेंगे पहले प्री एक्टिव की, प्री एक्टिव फेज की, यानी कि पूर्व क्रिया। जैसा नाम से आप समझ पा रहे होंगे, पूर्व क्रिया मतलब टीचर क्लास में आने के पहले जो भी एक्टिविटीज करता है वो सारी की सारी इस स्टेज में इंक्लूड होंगी। जब भी कोई टीचर क्लास में एंटर करता है तो उसका पहला काम होता है कि वो साइजिंग ऑफ द क्लास देखता है, वो देखता है क्लास में कितने बच्चे हैं। फिर टीचर पढ़ाने से पहले जो आता है ना, जो उसको पढ़ाना होता है उसके लिए टीचर प्रिपरेशन करता है। उसके बाद वो अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करता है कि कौन से उद्देश्यों के आधार पर कौन से उद्देश्य मुझे आज फुलफिल करने के लिए क्या पढ़ाना होगा, उसको वो फिक्स करता है। और फिर वो एक सीक्वेंशियल वे में, मतलब एक संगठित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से अपने कंटेंट को बच्चों के सामने रखता है या प्रेजेंट करता है। मतलब जो स्टडी मटेरियल, लर्निंग मटेरियल है उसके पास, उसको वो एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट में बच्चों को प्रोवाइड करता है। फिर वो क्या करता है, जब वो सोचता है कि अब ठीक है मैं ऐसे जाऊंगा, मैंने पहले प्रिपरेशन उसने कर ली है, क्लास में जाने से पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स और एम्स भी डिसाइड कर लिए हैं, देन उसने अपना कंटेंट भी अरेंज कर लिया है, तो फिर वो क्या सोचेगा, अगर मेरी स्ट्रैटेजी बोरिंग होगी तो बच्चे जो है वो चीज नहीं ग्रास्प कर पाएंगे जो मैं उनको डिलीवर करना चाह रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, वो ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसी रणनीतियां बनाएगा कि उसकी जो टीचिंग है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और फन और लविंग हो उस लेवल के बच्चों के लिए। अब हम अपने दूसरे फेज की बात करेंगे जो कि इंटरएक्टिव फेज है, यानी अंतःक्रिया अवस्था है। अब जब टीचर ने अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स कर लिया, अब वो क्या करेगा, उसी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना शुरू करेगा। तो अब टीचर क्या करेगा, एक क्विक ग्लांस लेगा, एक ओवरव्यू लेगा अपनी क्लास का, और फिर यहाँ पर कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। तो उसमें दो लोगों का होना जरूरी है, दो मतलब दो मीडियम, जैसे कि मैं और आप। तो यहाँ पर केवल वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर ये क्लास में कम्युनिकेशन होता है तो दैट विल बी टू वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। ये सब चीजें अब क्लास के अंदर में आ जाएंगी, मतलब अभी दूसरा फेज जो है वो क्लास के अंदर का फेज है। यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वास्तव में जो शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर रियल फेज में शुरू हो जाएगी, इंटरएक्टिव फेज में। बच्चा टीचर से कुछ पूछेगा, टीचर बच्चे से कुछ पूछेगा, तो टीचर जब बच्चे से क्वेश्चंस पूछेगा ना यहाँ पर, तो वो डायग्नोस करेगा लर्नर्स को, है ना, कि उसने कितना सीखा। अगर वो गुड रिस्पॉन्सेस देगा तो टीचर उस रिस्पॉन्सेस को एप्रिशिएट करेगा। इसका मतलब यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन का लॉ वर्क करेगा, मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया आएगी। टीचर ने अगर कुछ पढ़ाया है, फिर वो बच्चे से कुछ क्वेश्चन करेगा, तो टीचर ने क्रिया करी पढ़ाने की यानी टीचिंग की, और जब बच्चे से उसने क्वेश्चन पूछा तो बच्चे ने उसका आंसर कर दिया, यानी बच्चे की हो गई लर्निंग। तो ये एक्शन रिएक्शन की स्टेज है आपकी इंटरएक्टिव फेज। अब हम अपने तीसरे फेज की बात करेंगे जो कि है पश्च क्रिया। मतलब प्री एक्टिव में टीचर ने क्लास में आने से पहले जो कुछ भी एक्टिविटीज करी दैट विल बी इंक्लूडेड इनटू प्री एक्टिव। उसके बाद में इंटरएक्टिव फेज आया, जो कि पूरा फेज जो था वो क्लासरूम के अंदर हुआ। वहां पे क्वेश्चन आंसर हुए, कम्युनिकेशन हुआ, इंटरैक्शन हुआ, टीचर ने बच्चे की लर्निंग नीड्स को डायग्नोस किया, है ना, एक्शन रिएक्शन का प्रिंसिपल वहां पे वर्क किया। अभी ये जो आपकी लास्ट स्टेज है यानी लास्ट फेज है जो पोस्ट एक्टिव, ये पश्च क्रिया अवस्था, ये एग्जामिनेशन वाला फेज है। जब आप सब कुछ पढ़ा लेते हो ना, तो फिर आप या तो बच्चों का टेस्ट लेते हो या उनकी फाइनल समेटिव तरीके से आप कह सकते हो। और यहाँ पर क्या करता है, पूरा जो टीचिंग प्रोसेस है वो वाइंड अप हो जाता है।
उसके अलावा इसको एक एन एसिड टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि आप इसमें बहुत सारे एप्रोप्रिएट टीचिंग डिवाइसेस का यूज करते हो अपने बच्चे को जानने के लिए। और जैसे मैंने कहा ये एग्जामिनेशन फेज है, तो आप यहाँ पर समेटिव इवेल्युएशन कर रहे हो ना, कि मैंने क्या सिखाया, बच्चे ने क्या सीखा, ये सारी चीजें। और इसमें आप फीडबैक भी देते हो। फीडबैक इन हिंदी इज प्रतिपुष्टि, मतलब फीडबैक शुड बी लाइक अ सैंडविच, एक सैंडविच की तरह होना चाहिए फीडबैक, कि आपने बच्चे को पहले कुछ अच्छी बातें बता दी, फिर आपने उसको कुछ जो उसकी कमियां थी वो बताई, और फिर आपने कुछ अच्छी बातें बता के उसको वो चीज समझा दी। तो इस फेज में आप बच्चे को फीडबैक भी देते हैं। तो ये आपके फेजेस ऑफ टीचिंग थे। अब हम बात करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, ब्लूम का वर्गीकरण। ये किसने दिया था? बेंजामिन ब्लूम। इनका नाम था पूरा बेंजामिन ब्लूम। ये भाई साहब थे, इन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी थी। इन्होंने बताया कि कोई भी जो लर्निंग करता है बच्चा, तो लर्निंग के मेन 3 डोमेन यानी कि 3 क्षेत्र होते हैं। वो 3 क्षेत्र इन्होंने कौन से बताए? एक आपका बताया कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। साइकोमोटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव मतलब ये आपके कॉग्निशन यानी संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है, जो प्याजे ने बात की है। अफेक्टिव डोमेन यानी कि आपका भावात्मक फेज जो होता है उससे, और साइकोमोटर यानी गत्यात्मक, जब आपके अंदर ये दोनों चीजों के बाद में जब आपके अंदर किसी काम को करने की कैपेसिटीज डेवलप हो जाती है, जैसे आप कार चलाना सीख जाए, आपको स्पोर्ट सीख जाए, तो ये सारी चीजें साइकोमोटर में आएंगी। जैसे गांधी जी के 3H थे ना, उस पे ही ये बेस्ड है। तो गांधी जी का पहला H हार्ट हेड था। हेड मतलब आपका कॉग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक, दूसरा H था उनका हार्ट यानी अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा आपका था हैंड यानी कि जो कुछ भी आप करके सीख रहे हैं वो आपका था साइकोमोटर। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो पहला आपका डोमेन है वो है कॉग्निटिव डोमेन, है ना। कॉग्निटिव डोमेन के लिए जो इन्होंने काम किया था 1956 में, और जो बुक थी उसका क्या नाम था? द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक 1 कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले ओरिजिनली नाउन फॉर्म में 1956 में 6 कैटेगरीज दी इन्होंने, और उसमें पहला निचले स्तर की जो कैटेगरी था, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में सबसे निचला स्तर ये है। नॉलेज यानी ज्ञान का स्तर, फिर कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ का स्तर, एप्लीकेशन यानी प्रयोग बच्चे को उस नॉलेज का आ जाए, एनालिसिस मतलब बच्चा ब्रेक डाउन कर पाए, चीजों को तोड़ तोड़ के समझ पाए, और फिर सिंथेसिस मतलब फिर वो सारी चीजों को एक साथ करके समझने लगे, और फिर मूल्यांकन, फिर वो उसके बारे में अपना जजमेंट दे पाए, यानी कि उसके बारे में जज कर पाए चीजों को। फिर इसी नाउन के फॉर्म में जो उन्होंने 6 कैटेगरीज दी थी उसको रिवाइज किया एंडरसन एंड राथुल ने, और उन्होंने क्या किया, 2001 में इसको रिवाइज किया और उन्होंने नए तरीके से दिया। और ये भी ऐसे ही लोएस्ट लेवल है इसमें रिमेम्बरिंग यानी चीजों को याद रखना, फिर अंडरस्टैंडिंग यानी समझ का स्तर डेवलप करना, फिर उस ज्ञान को अब अपनी अनफैमिलियर सिचुएशंस में अप्लाई करना, फिर चीजों का विश्लेषण करना यानी उनको ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करना, फिर चीजों का मूल्यांकन करना, और आखिरी में यहाँ पर उन्होंने चेंज कर दिया क्रिएटिंग मतलब नए ज्ञान का सृजन करना, कि बच्चा नए ज्ञान को सृजित करे अपने आप, उसके अंदर क्रिएटिविटी आए। अब जो हमारा दूसरा डोमेन है वो अफेक्टिव डोमेन है, जो हमारे हार्ट यानी हमारी भावना, हमारी फीलिंग से रिलेटेड होता है। उसके बारे में जो ये टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक 2 आई अफेक्टिव डोमेन, इस पे काम किया ब्लूम ने, राथुल ने और मैसिया ने 1964 में। अब इसमें कौन कौन से आपके 5 कैटेगरीज हैं। पहली है रिसीविंग यानी कि बच्चा ज्ञान को लेने के लिए, पहले आप बच्चे को ज्ञान को लेने के लिए तैयार करेंगे, मतलब आप उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे ताकि वो चीजों को ग्रहण कर पाए। उसके बाद में बच्चा रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा, रेस्पॉन्डिंग इज द सेकेंड स्टेज, मतलब आप कोई कहानी या कुछ ऐसा सुना रहे हैं तो उसके अंदर विलिंगनेस है इन्वॉल्व होने की। मान लीजिए यंग एज पर आप हैं, तो आप मान लीजिए कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो उस पिक्चर में आप हीरो की जगह खुद को समझने लगते हैं, आप हीरो की तरह अपने आप अपनी लाइफ में चीजें एज्यूम करने लगते हैं, तो आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। फिर मान लीजिए कोई पिक्चर देख के आपने डिसिप्लिन की वैल्यू देखी उसमें, तो उस वैल्यू को आप अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। फिर आप उस वैल्यू को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आप संगठन करेंगे उन वैल्यूज का, और फिर वो वैल्यू आपके लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाएगी, यानी आपका कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा। तो कैरेक्टराइजेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ दिस अफेक्टिव डोमेन।
अब हम थर्ड डोमेन की बात करेंगे जो हमारा साइकोमोटर डोमेन है। इसके बारे में जो मेन बात करी है वो सिम्पसन ने बात की है 1966 में। बुक क्या थी? द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव साइकोमोटर डोमेन। इसमें जो आपके हैं 5 कैटेगरीज हैं और ये सारी कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर मैंने लेवल्स ऑफ टीचिंग में जो पढ़ाया है ब्रॉड में उसके स्टेप्स, फेजेस ऑफ टीचिंग में जो स्टेप वाइज जो टीचर काम करता है वो, और ये सारी की सारी कैटेगरीज ये एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती है। आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए आते हैं क्वेश्चंस। तो पहला है इसमें इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है बच्चा नकल करके सीखता है ना। और उसके बाद क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। कार चलाना बच्चा कैसे सीखता है? मान लीजिए पहले उसको कार चलानी नहीं आती, तो आजकल बहुत सारे कार ट्रेनर्स स्कूल्स खुले हुए हैं, कार स्कूल्स, ड्राइविंग स्कूल्स। तो उसमें बच्चा क्या करेगा, ड्राइविंग मास्टर के पास जाएगा, कहेगा मुझे कार सीखनी है। तो पहली स्टेज में वो क्या करेगा, जैसे जैसे वो ड्राइवर स्टीयरिंग चलाएगा, ब्रेक पे पैर रखेगा, एक्सीलेटर को कंट्रोल करेगा, तो वो जो सीखने वाला है वो उन चीजों को इमिटेट करने की कोशिश करेगा, नकल करने की कोशिश करेगा। उसके बाद मैनिपुलेशन की स्टेज आएगी। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी पर्सन है, यहाँ हम बच्चे की बात कर रहे हैं, तो अब वो क्या करेगा, जब वो ड्राइविंग मास्टर वहां पर अवेलेबल नहीं है और तब वो अगर कार चलाने जाता है तो वो याद कर करके करेगा, अच्छा हाँ उसने कहा था अगर एक्सीलेटर पे जोर से पैर रखोगे तो गाड़ी एकदम भाग जाएगी। तो क्या होगा, धीमे धीमे हमको एक्सीलेटर लेना होगा और हल्का हल्का सा ब्रेक भी लेना होगा साथ में, और हल्का हल्का स्टीयरिंग भी घुमाना होगा। तो वो यहाँ पर चीजों को याद कर करके करने की कोशिश करता है। फिर प्रिसीजन यानी सटीकता यानी परिशुद्धता। ये वो स्टेज है जब आपको कार चलानी आ गई, आप कार चला ले रहे हो, आपको सारे रूल्स सब चीजें पता है और आपको पता है कि कैसे एक्सीलेटर लेना है, कैसे ब्रेक छोड़ना है। ना तो आपकी कार बंद होगी और ना ही बहुत स्पीड में, बहुत सधे हुए तरीके से शुद्धता के साथ आप कार चला रहे हैं, और आई कैन से कि सटीकता के साथ आप कार ड्राइव कर रहे हैं। फिर आपका एक कैटेगरी है इसमें आर्टिकुलेशन, मतलब अब आप इसमें स्किल्ड हो गए हैं, अब आप कार अच्छे से चला पा रहे हैं, हाईवे पे भी आपको जाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चीजों को अच्छे से समझ के आपके अंदर एक एफिशिएंसी डेवलप हो गई, एक स्किल डेवलप हो गया, एक डिग्री ऑफ एफिशिएंसी या स्किल तक आप पहुंच गए हो। फिर आखिरी स्टेज है नेचुरलाइजेशन। अब आपने देखा होगा बहुत सारे ड्राइवर होते हैं ना, तो वो इतनी ज्यादा कार चला लेते हैं कि उनके अंदर वो चीज प्राकृतिककरण हो जाता है उसका, जैसे वो सोते जागते एक हाथ से खाते पीते भले उनको नींद आ रही है, वो उसमें रच बस जाती है। तो उस तरीके से ये आखिरी आपकी कैटेगरी है नेचुरलाइजेशन। आप चाहे तो किसी पेंटर का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे आपने किसी को पेंटिंग बनाते हुए देखा, फिर आप देख देख के उस पेंटिंग को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आप में सटीकता आने लगी, फिर आप थोड़ी और अच्छी बनाने लगे, आप इसमें स्किल्ड हो गए और फिर आप आंख बंद करके भी पेंटिंग बना लेंगे, यानी ये हो गई आपकी नेचुरलाइजेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमें डिफरेंस देखेंगे हम टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच में। टीचिंग यानी शिक्षण और ट्रेनिंग यानी एक लर्निंग प्रोसेस है, ये एक एकेडमिक एक्टिविटी है जिसमें आप जो टीचर होता है वो नॉलेज को इम्पार्ट यानी ज्ञान को प्रदान करने का काम करता है और बच्चा केवल इनटेक करता है चीजों को। या आप कह सकते हैं टीचिंग इज अ प्रोसेस जिसमें एक मोर मैच्योर पर्सन एक लेस मैच्योर पर्सन को ज्ञान पहुंचाता है या इम्पार्ट करता है। ये थ्योरेटिकल होता है, सैद्धांतिक होता है, वो प्रैक्टिकल होती है नेचर में, यानी कि वो व्यवहार में लाने वाली चीज है, और ये सिद्धांतों में। ये मैंने बताया नॉलेज इम्पार्ट करता है, इसमें क्या होता है वही नॉलेज जो आपने वहां से गेन किया उसका एप्लीकेशन यानी प्रयोग यहाँ पर आप करते हो। टीचिंग कॉन्टिन्यूअस होती है लेकिन ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, एक निश्चित समय पूरा होने के बाद में ट्रेनिंग आपकी समाप्त हो जाती है। जो बात कर रहे थे गैग्ने एंड ब्रिग्स के मॉडल में, अब हम 9 इवेंट्स की बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से। जैसे मैंने बताया यूजीसी नेट को सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो भर भर के क्वेश्चन देता है सीक्वेंसिंग पे, तो आपको ये सारी चीजें, ये सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। देखिए पहला है आपका गेनिंग अटेंशन, पहले आपको बच्चे का अटेंशन ग्रैब करना पड़ेगा और उसके बाद में दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, उसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताओगे कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं। फिर आप क्या करेंगे, स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। अब आपको उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करना होगा। जैसे अगर मुझे आपको प्रोनाउन पढ़ाना है तो पहले मैं आपको आपका नाउन जानने का, आप नाउन के बारे में क्या जानते हैं इसको चेक करूंगी, उसके बाद में मैं स्टिमुलस को प्रेजेंट करूंगी। स्टिमुलस एक ऐसी चीज है जिसमें जो आपकी रुचि को यानी आपके इंटरेस्ट को बढ़ा दे। जैसे अगर मैं यहाँ पर अभी गैग्ने का मॉडल पढ़ाने से पहले मैं कम से कम 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ले आती जो गैग्ने पे आए हुए हैं, तो वो आपके लिए एक स्टिमुलस का काम करता है ना, फिर आपका इंटरेस्ट इसमें
बढ़ जाता। फिफ्थ स्टेप है आपका प्रेजेंटिंग लर्निंग गाइडेंस। अब भाई जब मैं आपको ये चीज दिखा रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैं एक लर्निंग गाइडेंस भी तो प्रोवाइड करूंगी ना आपको कि किस तरीके से आपको उस चीज को सीखना है। फिर जब आप वो चीज सीख जाओगे, आपको लर्निंग गाइडेंस मिल जाएगी, तब आपकी परफॉर्मेंस का जो प्रदर्शन है, मतलब आपका जो प्रदर्शन है वो और बेटर हो जाएगा, उसको बढ़ावा मिल जाएगा। फिर फीडबैक की बात होगी, फीडबैक दिया जाएगा, आपने सीखा नहीं सीखा। मुझसे मैं भी बच्चों से फीडबैक लूंगी कि मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं तरीका था पढ़ाने का उससे आपको समझ आया या नहीं आया। फिर उसके बाद में 8वें स्टेप में हम असेस करेंगे उस बच्चे की परफॉर्मेंस को, है ना, परफॉर्मेंस का मूल्यांकन होगा। फिर आखिरी में क्या होगा, इनहैंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, मतलब फिर इस चीज को बढ़ावा दिया जाएगा कि बच्चे ने जो सीखा है उसको वो कितना रिटेन कर पा रहा है और क्या वो अपनी लर्निंग को ट्रांसफर कर पा रहा है कि नहीं। अब हम गैगने में ही बात करेंगे 8 कंडीशंस ऑफ लर्निंग की। इससे भी बहुत सारे सवाल आते हैं, मतलब ऑल एंड ऑल अगर मैं कहूँ तो गैगने भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो गैगने ने 8 कंडीशन दी है लर्निंग की, जिसमें पहली है सिग्नल लर्निंग। आपने सबने ट्रैफिक सिग्नल्स सभी लोग अवेयर होंगे। येलो लाइट का मतलब होता है जाने के लिए तैयार हो जाइए, रेड लाइट का मतलब होता है रुक जाइए, ग्रीन लाइट का मतलब होता है रेडी टू गो। इसका मतलब जो साइंस के जरिए लर्निंग होती है वो होती है आपकी सिग्नल लर्निंग। फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, मतलब आपके लिए स्टिमुलस क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ या आपका रुचि का सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, वैसी ही चीजें कर रहे हो ना, अपने रिस्पॉन्स को अच्छा लाने पाने के लिए, जेआरएफ निकालने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, बाद में आएगा। या जो उनका पैवलोव का डॉग वाला एक्सपेरिमेंट है, पैवलोव ने क्या किया है, पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जब डॉग को कुछ नहीं दिया और केवल बेल बजाई, तब भी उसके मुंह से लास्ट में लार आने लगी। जो वहां पे बेल थी वो स्टिमुलस का काम कर रही थी, घंटी, है ना, और रिस्पॉन्स उसका क्या आ रहा था, लार निकलना। फिर उसके बाद में चेनिंग, यानी कि आप चीजों को एक चैन की तरह, एक धागे की तरह पिरोते हुए अपने माइंड में रखते हैं ना, आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो यहाँ पे उन्होंने चेनिंग की बात की है। वर्बल एसोसिएशन, आप वर्बली बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, फिर वो उन सारे चीजों को वर्बली आप एसोसिएट करके, मतलब एक साथ करके जो आपकी लर्निंग होती है वो वर्बल लर्निंग। जैसे अभी ये पूरी मैराथन आप देखोगे तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड तैयार हो जाएगा, तो ये आपकी वर्बल लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन, आप चीजों में अंतर करके सीखते हो, है ना, नाउन प्रोनाउन के एग्जांपल्स आप एक साथ लेके सीखोगे तो आप डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे कि अच्छा एक सेंटेंस में ये नाउन होती है और ये प्रोनाउन होती है। आपने 10-20 सेंटेंस कर लिए तो यू कैन लर्न कि नाउन प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, कौन से एग्जाम्पल्स है, कौन से उसके एग्जाम्पल्स नहीं है। तो आप डिस्क्रिमिनेट यानी विभेद करके सीख रहे हो। फिर 6th है आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग, यानी कि आप कुछ अवधारणाएं बनाते हो या आप कुछ कॉन्सेप्ट के आधार पर जो लर्निंग करते हो वो आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है। फिर रूल लर्निंग, नियमों के आधार पर जो लर्निंग चलती है, जैसे सेंटेंसेस के पहले आप रूल सीखते हो, उसके बाद आप उसका स्ट्रक्चर सीखते हो, तो रूल लर्निंग। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके पास कोई समस्या आ गई, उस समस्या का समाधान करने के लिए आप बहुत सारे तरीके अपनाते हो, सॉल्यूशन निकालते हो और एक डाइवर्जेंट अप्रोच को फॉलो करते हो। ये होती है आपकी प्रॉब्लम लर्निंग। टॉपिक जो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लर्निंग थ्योरीज। बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में हम नहीं कवर करेंगे इनको, तो अभी क्योंकि मैराथन सेशन है तो उस हिसाब से हम इसको एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। लर्निंग जो है ना, लर्निंग क्या होती है, हमारे व्यवहार में परमानेंट चेंज लाती है। लर्निंग कंटिन्यूअस होती है और हमारे व्यवहार में जब एक परमानेंट परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ टाइम पीरियड के रहे, तो वो लर्निंग होती है। लर्निंग में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज दी, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये थ्योरीज हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो आपकी जो पहली थ्योरी है वो है आपकी बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। इसको देने वाले थे जेबी वॉटसन। इन्होंने कहा कि अगर हम किसी व्यक्ति का ओवर्ट बिहेवियर यानी बाहरी चीजों को देखकर उसको हम अगर जानने की कोशिश करें तो वही क्या आएगा, व्यवहारवाद में आएगा। इन्होंने कहा व्यवहार जो है वो एक कॉन्शियस प्रोसेस है, मतलब एक चेतन प्रक्रिया है। और हम क्या कह सकते हैं, इन्होंने इस थ्योरी में व्यवहार पर फोकस किया है। फिर आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो आपकी कॉग्निशन से रिलेटेड है। कॉग्निशन यानी आपका माइंड, मतलब
बच्चे का जो माइंड है वो उसके संज्ञानात्मक विकास में कैसे मदद करता है, इसका संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। इस थ्योरी के प्रोपोनेंट थे आपके प्याजे, जीन प्याजे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी थी। सेंसरी मोटर 0 to 2 ईयर्स, उसके बाद उन्होंने दी प्री ऑपरेशनल जो है आपकी 2 से लेकर के 7 साल तक, जिसमें इन्होंने क्या किया है, एक प्री कॉन्सेप्चुअल दी है 2 से 4 साल तक, और उसके बाद इंट्यूटिव फेज दिया है 4 से 7 साल तक। फिर तीसरी स्टेज इनकी है, उसका नाम है आपका फॉर्मल ऑपरेशन, जो आपकी 7 से 11 साल है, और फिर आपकी आखिरी आती है थर्ड आपकी स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशन, जो आती है आपकी 7 से 11 साल, और चौथी है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन, जो आती है आपकी 11 से 15 साल। तो जो इनकी पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर, उसमें बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, वो अपनी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज पे, मतलब रिफ्लेक्स एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता है ना, प्रतिवर्ती क्रियाएं, बच्चा चीजों को पकड़ता है, अंगूठा मुंह में डाल के चूसता है। तो जो सेंसरी मोटर वाली स्टेज होती है ना, उसमें आते आते बच्चे के अंदर एक चीज डेवलप हो जाती है, और वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये सबसे बड़ी विशेषता है प्याजे की जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसकी, कि बच्चे के अंदर वस्तु स्थिरता आ जाती है, उसको ये मालूम पड़ जाता है कि कोई वस्तु जो है वो तब भी एग्जिस्ट कर रही है जबकि दिखाई नहीं दे रही है। बच्चों से कहते हैं ना, बच्चों से कोई चीज छुपाने के हम लोग कहते हैं कौवा ले गया, लेकिन इस स्टेज के लास्ट तक आते आते मतलब 2 साल की उम्र होते होते बच्चे को ये पता चल जाता है कि जो चीज मम्मा ने या पापा ने मुझसे छुपाई है वो भी कहीं ना कहीं है, एग्जिस्ट कर रही है। फिर आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल, उसमें बच्चा क्या करता है, सिंबल्स के जरिए अपनी चीजों को समझने की कोशिश करता है। ऑल्दो यहाँ पे कंजर्वेशन नहीं आ पाता है, संरक्षण वो नहीं सीख पाता है, बच्चा ये नहीं समझ पाता है इस स्टेज में कि अगर 2 और 2 2 4 होता है, तो वो ये नहीं जान पाता है कि अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। एक तो, और दूसरा इसके अंदर संरक्षण नहीं आ पाता है, मतलब बच्चे को लगता है कि अगर बड़े बर्तन में उसको खाने के लिए कोई चीज दी गई है तो वो ज्यादा है, और जो उसको छोटे बर्तन में दी गई है वो कम है। ये हमारे साथ भी हुआ होगा, ऑब्वियसली सभी के साथ होता है। जब हम छोटे होते तो हमें लगता है कि जो बड़ा बर्तन है उसमें ज्यादा चीज आएगी, जो छोटा बर्तन है उसमें कम चीज आएगी। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर ये चीज भी नहीं आती है। फिर तीसरी स्टेज होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की होती है, वो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 11 साल। उसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर अब थोड़ा सा कंजर्वेशन आ जाता है, बच्चा इरिवर्सिबिलिटी सीख जाता है, उसको पता होता है 2 2 4 होता है, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। मतलब एक बार वो और किसी चीज में पहुंच गया तो दोबारा उस चीज पर वो वापस लौट सकता है। उसके अलावा बच्चे में कंजर्वेशन आ जाएगा, यानी संरक्षण आ जाएगा, वो चीजों की सीक्वेंसिंग करना सीख जाएगा, क्लासिफिकेशन सीख जाएगा, चीजों को आइडेंटिफाई करना सीख जाएगा। ये सारी चीजें वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन में करेगा, मतलब मूर्त अवस्था में करेगा, जो 7 से 11 साल है। फिर फॉर्मल ऑपरेशन में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब फिर उसकी थिंकिंग हायर लेवल की हो जाएगी। जैसे रिफ्लेक्टिव लेवल की हमने बात करी थी ना, चिंतनशील स्तर उसके अंदर आ जाएगा। अब जो चीजें प्रेजेंट नहीं है, जो आइडियाज उसके माइंड में है, वो उनको भी समझने लगेगा, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने लगेगा। ठीक है, उसके बाद में कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है संरचनावाद। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन खुद कर सकते हैं। ठीक, फिर थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब बच्चा गलती करता है और गलतियों से सीखता है। त्रुटि एवं गलती का नियम, जैसे बच्चे ने कोई गर्म बर्तन छू लिया तो ये उससे एरर हो गई, और उससे ये उसने ट्राई किया और उससे एरर हो गई कि उसने वो छू लिया। तो ट्रायल एंड एरर, जब उसने वो छुआ तो नेक्स्ट टाइम उसको नहीं छुएगा, उसको मालूम है कि ये गर्म है तो इससे मैं जल सकता हूँ। यानी ट्रायल एंड एरर का किसने दिया, ईयर थॉर्नडाइक ने दिया है। इन्होंने लॉ ऑफ रेडीनेस में भी बात की है कि अगर कोई रेडी है अगर चीजों को ग्रास्प करने के लिए तो उसे चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। फिर आपकी ये ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी दी है स्किनर ने, बीएफ स्किनर, आपने नाम सुना होगा स्किनर का। तो स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है, जिसको हम बोलते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इसमें उन्होंने क्या किया, रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन और उसके अलावा पनिशमेंट की बात की। उन्होंने कहा कि पुनर्बलन से आप किसी के व्यवहार को बढ़ा सकते हो और पनिशमेंट से आप अनवांटेड व्यवहार को रोक सकते हो। तो पुनर्बलन का इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया है। उसके बाद में अगला है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो आपकी दी है पैवलोव ने, सब लोग जानते होंगे। पैवलोव ने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या किया
कि पहले डॉग को एक स्टिमुलस दिया कि उसको जब वो घंटी बजाते थे तब डॉग को खाना मिलता था। तो जब फिर एक स्टेज ऐसी आ गई कि वो केवल घंटी बजा रहे थे, खाना नहीं दे रहे थे, तब भी डॉग के मुंह में सलाइवा आ रहा था, तो उन्होंने उसकी कंडीशनिंग कर दी। कंडीशनिंग सबसे लो लेवल का टीचिंग का स्तर है, क्योंकि जो है आप सबसे लोएस्ट लेवल जो है वो कंडीशनिंग का है। अगर कभी पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चन में आपसे कि कंडीशनिंग जो है किस लेवल का है, तो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो कंडीशनिंग है। उसके बाद में सोशल लर्निंग की बात करें तो ये बेंड्यूरा का नाम इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। बेंड्यूरा ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करी। उन्होंने कहा कि आप जो है चीजों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। इन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को विकैरियस लर्निंग भी बोलते हैं, यानी कि बच्चा क्या करता है, देख के ऑब्जर्व करके चीजों को सीखता है। उसके बाद में हमारी जो लास्ट यहाँ पर लर्निंग थ्योरी है वो है जेस्टॉल्ट। जेस्टॉल्ट अप्रोच में चीजों को आप एज अ होल देखते हैं। जैसे आपने बच्चे को अलग अलग बता दिया कि ये एक पेड़ है, पेड़ का ये तना है, ये पत्तियां हैं, ये फल है, ये फूल है, लेकिन फिर आपको बच्चे को कैसे समझाना कि ये पूरा पेड़ है, एज अ होल आपको दिखाना। अगर हम बात करें ना, हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स की बात करें कि ये हाथ है, ये फेस है, ये हेयर्स हैं, या ये नेक है, ये स्टमक है, ये सारी चीजें, और फिर एज अ होल देखेंगे तो वो क्या है, ह्यूमन बॉडी है। तो जेस्टॉल्ट किस पे फोकस करते हैं, एज अ होल पे बात करते हैं। ये कहते हैं कि सारी चीजों को एज अ होल देखना चाहिए। लर्निंग जो है वो पार्ट्स में नहीं हो सकती, एज अ होल होनी चाहिए। पार्ट्स को मिलाकर हम एक होल की बात करते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी भी टीचिंग मॉडल के, है ना। कोई जैसे टीचिंग के लिए बहुत सारे मॉडल्स बनाए जाते हैं अलग अलग, तो उन मॉडल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स यानी तत्व होते हैं, इसकी बात सबसे पहले की थी जॉयस एंड वेरियन। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि सबसे पहला जो किसी भी मॉडल में हम चीज देखते हैं वो देखते हैं उसका फोकस, यानी उसका मुख्य बिंदु क्या है, किस चीज पर वो फोकस है। फिर सिंटेक्स यानी उसकी संरचना कैसी है, उस मॉडल का स्ट्रक्चर कैसा है। फिर हम देखते हैं सोशल सिस्टम, कैसा वातावरण चाहिए, कैसा सामाजिक वातावरण है उस मॉडल का। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, मतलब एक्शन रिएक्शन वाली चीजें, क्रिया प्रतिक्रिया, कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बच्चा को सिखा रहा है, टीचर सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है। सपोर्ट सिस्टम, टीचर को सिखा रहा है, बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, सारी चीजें प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में आएंगी। फिर सपोर्ट सिस्टम, इस मॉडल को या जो भी पर्टिकुलर मॉडल है उसको समर्थन देने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत यानी रिक्वायरमेंट होगी। फिर आपका लास्ट है एप्लीकेशन, मतलब जो मॉडल आपने बनाया है उसका प्रयोग क्या क्या है। तो ये आपके एलिमेंट्स थे टीचिंग मॉडल के। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इज्म्स की, कुछ वाद जो फिलॉसफी, क्योंकि एजुकेशन का एक बेस फिलोसॉफिकल भी है, तो फिलोसफी में ये सारी चीजें इंक्लूड होगी। आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद, जो विचारों को महत्व देता है। इस वाद के लिए, आदर्शवाद के लिए विचार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये माइंड और सेल्फ की बात करता है। इसमें ये ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस की बात करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। उसके बाद आपका नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद, ये सेंस से सारी चीजों को समझने की, मतलब ये प्रकृति को सबसे ऊपर रखते हैं, कोई डिसिप्लिन की बात नहीं करते। ये कहते हैं ना कि बच्चा प्रकृति के हिसाब से सारी चीजें सीख जाएगा, उसको प्रकृति में, नेचर में रहने दीजिए। जैसे गुरुकुल की वो चीजें होती थी, गुरुकुल में जो लोग चीजें लागू करते थे। फिर प्रैग्मेटिज्म यानी कि ये प्रैग्मा शब्द से निकला है। प्रैग्मा का मतलब होता है एक्शन, यानी कि जो चीज प्रयोजनवादी है, मतलब अवसरवादी चीजें, है ना। इनके लिए क्या है, सत्य हमेशा बदलता रहता है, वो स्टैटिक नहीं होता। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी कि अस्तित्ववाद, जो अस्तित्ववाद है वो फोकस करता है इंडिविजुअल पे, ये इस पे फोकस नहीं करता कि नेचर क्या है। आइडियलिज्म, बहुत आपको आइडियलिस्टिक होना है, तो ये सारी चीजें हैं जो अस्तित्ववाद पे फोकस करती हैं। अब हम बात करेंगे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की, जिसको दिया है डेविड ऑस्वेल ने। ये एक मेंटल मॉडल है। एडवांस ऑर्गेनाइजर का क्या मतलब है कि बच्चा ना एक ऐसा तरीका, एक वे सीखने का जिससे बच्चा क्या करे, अपने आइडियाज के बीच में और जो नए कंसेप्ट्स हैं और जो आइडियाज हैं उनके बीच में कनेक्शन बनाने का काम करता है। मतलब बच्चा क्या करता है, अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज करके उसको व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ढंग से नए कंसेप्ट को समझने में हेल्प करता है। ये आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल।
इसमें इन्होंने 3 चीजों की बात करी है, इसका ही सीक्वेंस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले टीचर क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा एक एडवांस ऑर्गेनाइजर, मतलब एक तरीका प्रेजेंट करेगा बच्चे के सामने कि वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को और जो नया नॉलेज है उसको कनेक्ट कर पाए। फिर क्या करेगा, उसके सामने वो लर्निंग मटेरियल प्रेजेंट करेगा, जिस लर्निंग मटेरियल की इसको जरूरत पड़ेगी सीखने के लिए। फिर आखिरी में वो क्या करेगा, स्ट्रेंथनिंग करेगा उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की, मतलब हमारा जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है यानी कॉग्निशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए फिर वो आखिरी स्टेप में काम करेगा। तो ये आपका था एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। अब हम पढ़ेंगे कोल्ब की लर्निंग साइकिल। इसका सीक्वेंस ऐसे ही आता है, सबसे पहले आप किसी चीज को फील करेंगे, फील करने के बाद आप उसको देखेंगे, फिर आप उसके बारे में सोचेंगे और फिर उसके हिसाब से आप एक्ट करेंगे। इसको कहते हैं FWTA, फील, वॉच, थिंक एंड एक्ट। फिर एक कर्ड लेवल का चेंज मॉडल है, इसको भी पूछा जाता है अनफ्रीजिंग, मतलब पहले आप मेंटली प्रिपेयर करेंगे चेंज के लिए दूसरे को। जैसे आइस है ना, आइस होती बर्फ को, आपने सोचा कि आप इस एक बड़े आइस क्यूब नहीं कह सकते, एक बड़ा आइस का पोर्शन उसको आप चेंज करोगे स्टार शेप के या हार्ट शेप के किसी आइस क्यूब में। तो पहले आपने ये सोचा, तो चेंज में आपने क्या किया, उसको बॉयल कर दिया तो वो वाटर की फॉर्म में आ गया, और उसी में आपने क्या किया, इसे दूसरे मोल्ड में डाल दिया। तो क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया, वो स्टार शेप की बन गई या फिर वो हार्ट शेप की बन गई। तो यही है कर्ड लेवल का चेंज मॉडल, अनफ्रीजिंग करना, चेंज करना और फिर रिफ्रीज करना। अब हम बात करेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड्स कौन से टीचिंग में होते हैं, मिक्स्ड और स्टूडेंट सेंटर्स। तो टीचर सेंटर्ड जिनमें टीचर की मुख्य भूमिका होती है, जैसे आपका लेक्चर मेथड हो गया। टीम टीचिंग मतलब एक से ज्यादा टीचर, एक तो नहीं एक से ज्यादा टीचर आपस में मिलकर पढ़ा रहे हैं एक क्लास में, दैट इज टीम टीचिंग। कोई वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो वो भी टीचर सेंटर, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वीडियो प्रेजेंटेशन। डायरेक्ट टीचिंग, हम अगर क्लास में बैठ के टीचर टीच कर रहा है स्टूडेंट्स को तो वो डायरेक्ट टीचिंग में आएगा। मिक्स्ड में जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों की बात होती है, जो ग्रुप डिस्कशन, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, सेमिनार्स में दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, पैनल डिस्कशन होता है तो भी जो वहां पे लोग प्रेजेंट होते हैं और जो अथॉरिटी होती है उनके बीच में डिस्कशन होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग भी दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि टीचर जो है वो बच्चे को एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल देता है, फिर बच्चा उसके बारे में सोचता है और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। रोल प्लेइंग मेथड से सीखने में भी टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही रोल रहता है, इसीलिए इसे मिक्स्ड मेथड की श्रेणी में डाला गया है। फिर डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन करके दिखाना, यानी कि जैसे कोई एग्जीबिशन लगा रखी है, साइंस एग्जीबिशन है, या अगर मुझे मान लीजिए ये टॉपिक पढ़ाना था और मुझे गैग्ने और ब्रिग्स का मॉडल पढ़ाना है, तो मैं एक मॉडल बना के लाऊं, उसको मैं आपको दिखाऊं, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी आपका मिक्स्ड मेथड में आएगा। फिर आपके स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, जिसमें असाइनमेंट, जैसे आप बच्चे को असाइनमेंट देते हो तो आपका क्या पर्पस रहता है असाइनमेंट के पीछे, ये नहीं रहता है कि बच्चा कहीं से भी लिख के कुछ भी ले आए। आपका पर्पस ये होता है कि बच्चा जब असाइनमेंट बनाएगा तो उसके बारे में कुछ सीखेगा। फिर प्रोजेक्ट्स में बच्चे की कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, बच्चा सहयोगात्मक चीजें सीखता है, दूसरे के साथ काम करना सीखता है, उसका मेंटल भी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन होता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग भी स्टूडेंट सेंटर्ड में ही आएगी, व्यक्तिगत रूप से की गई जो लर्निंग है वो। और उसके अलावा CAL यानी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, जो कंप्यूटर के थ्रू बच्चा कुछ भी सीखता है वो सेल्फ सीखता है, इसलिए वो भी स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग ही होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग, 4 स्तंभ लर्निंग के जो दिए हैं यूनेस्को ने। ये भी बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा पिलर है जो यूनेस्को की लर्निंग प्रोसेस में शामिल नहीं है। तो पहला है लर्निंग टू नो, कुछ जानने के लिए आप चीजें लर्न करते हैं। फिर है लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने के लिए यानी समाज में रहने के लिए, समाज के योग्य बनने के लिए। फिर लर्निंग टू डू, कुछ करने के लिए आप सीखते हो, लर्निंग टू बी, कुछ बनने के लिए आप लर्निंग करते हैं। तो ये 4 पिलर्स हैं आपके लर्निंग के जो यूनेस्को ने दिए हैं। फिर वाइगॉत्स्की ने जो बात की है तो उन्होंने सबसे पहले अटेंशन की बात की है, यानी कि सावधानी पूर्वक लिया गया ज्ञान। फिर सेंसेशन, जो आप अपनी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर परसेप्शन, जो आप अपना परसेप्शन यानी कुछ किसी चीज के बारे में आप अपना एक व्यू बना लेते हैं, उससे आप कुछ लर्न करते हैं। और मेमोरी, जो चीजें आप मेमोराइज करते हैं, याद रखते हैं। तो एक तो ये। फिर बैंड्यूला जो थे, जिनकी सोशल लर्निंग थ्योरी थी, उन्होंने अटेंशन की बात की, रिटेंशन यानी ठहराव की बात की, रिप्रोडक्शन यानी उत्पादकता की बात की कि क्या चीजें रिप्रोड्यूस कर रही हैं। उसके अलावा मोटिवेशन की बात की, यानी कि अभिप्रेरणा की बात की।
तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैंने एक साथ बताया है कि इन्होंने बात किया अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन और मेमोरी। इन्होंने अटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। अब हम बात कर लेते हैं ब्लेंडेड लर्निंग की। ब्लेंडेड लर्निंग मतलब ऐसी लर्निंग जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरीके से, मतलब 3 दिन आप कॉलेज जाके सीख रहे हो और 3 दिन आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो अपना, तो वो ब्लेंडेड लर्निंग में आएगा आपका। फिर एबीसी के बारे में आपको मालूम होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। आजकल आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, मतलब जो भी आपने अपने अभी तक के पढ़ाई से क्रेडिट्स अर्न किए हैं वो उसका एक बैंक है, उसमें आप अपनी चीजों को अपडेट कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना हो रहा है, और वहां पर सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स और सब चीजें सेव होती जाती हैं। फिर बात कर लेते हैं किशोरावस्था यानी एडोलसेंस। एडोलसेंस का टाइम पीरियड है 9 से 18 साल। इसको तूफान और संघर्ष की अवस्था भी कहा गया है ना। इसमें बच्चा अपनी आइडेंटिटी खोजने की कोशिश करता है, ये सारी चीजें वो करता है। फिर एक ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा गया कि डिलेड एडोलसेंस कब आता है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 21 साल या 25 साल। तो ये डिलेड है इसलिए थोड़ा देरी से होगा, 21 साल या 25 साल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पेपर का बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, मूक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये ऐसे कोर्स होते हैं जो अनलिमिटेड है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पेड भी होते हैं पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बहुत सारे कोर्सेज हैं, इनको आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। इस पे आप सेल्फ पेस पे लर्निंग कर सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से आप लर्निंग कर सकते हैं। 2008 में ये आया, डेव कॉर्नियर ने इसके बारे में बात की, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। और जो है इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, मतलब इसका जो होस्ट प्लेटफॉर्म है वो आपका स्वयं है, मूक एक प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा 2012 में MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर EDX को लॉन्च किया था, जो कि एक प्लेटफॉर्म है मूक के लिए, यानी कि स्वयं भी एक प्लेटफॉर्म है और EDX भी एक प्लेटफॉर्म है। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे EDX हो गया, कोर्सेरा हो गया, फ्यूचर लर्नर हो गया, ऑडेसिटी हो गया, ये सारे के सारे आपके मूक के एग्जाम्पल हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है मूक का, 4 क्वाड्रेंट्स। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसकी सीक्वेंसिंग पूछी जाती है और कभी कभी इनके नाम भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो पहला है ई ट्यूटोरियल, दूसरा है ई कंटेंट, तीसरा है वेब रिसोर्सेज और चौथा है सेल्फ असेसमेंट। अब हम बात करेंगे चारों क्वाड्रेंट्स जो है आपके मूक के। तो पहला है ई ट्यूटोरियल, जिसमें आपके जैसे ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, जो कंटेंट हो गया आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। दूसरा है आपका ई कंटेंट, यानी कि ई बुक्स हो गई, टेक्स्ट हो गए, किताबें, सारी चीजें जो कुछ भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए वो सब कुछ भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। फिर वेब रिसोर्सेज मतलब सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल जो आपको चाहिए, है ना, जो चीजें और आपको चाहिए अपनी नॉलेज में इजाफा करने के लिए, वो आपकी वेब रिसोर्सेज में आएंगे। और चौथा मतलब सेल्फ असेसमेंट, आप अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं MCQs के थ्रू, असाइनमेंट को सबमिट करके, FAQs पूछ के। तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं मूक के, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसी में मूकिट यानी मूक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये किसने डेवलप किया है, IIT ने डेवलप किया है। ये मूक को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, इसका नाम है मूकिट, IIT कानपुर ने बनाया है। ये क्या करता है, ड्रूपल का यूज करता है। ये बहुत पूछा जाता है ड्रूपल का क्या काम है, ये ऑर्गेनाइज करता है और अपलोड करता है उस कंटेंट को जो मूक पे अवेलेबल है। उसके अलावा मूक आपका सर्टिफिकेशन यानी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेट भी होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके मूक के कोर्स पे। अब बात करेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली बात तो ये है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होते किस लिए हैं। ये इसलिए होते हैं कि हम ये पता लगा पाए कि कैसे हम लर्निंग को ऑनलाइन मैनेज करेंगे, अपने कंटेंट को ऑनलाइन कैसे डिलीवर करेंगे, और उसके अलावा हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ऑनलाइन कैसे मेजर करेंगे। इन सब के लिए जिन सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं वो हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। इसका एक एग्जांपल मूडल है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा स्वयं, यानी कि स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये 3 इसके कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं जिन पे ये काम करता है। वो है एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, मतलब पहुंच हो सारे बच्चों की एजुकेशन तक, उस सभी चीजों में समता हो, और
उसमें क्वालिटी यानी गुण हो, गुणात्मक हो शिक्षा, केवल आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। ये 9 जुलाई 2017 को एनफोर्समेंट में आया, मतलब इसका प्रादुर्भाव हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसका मेन फोकस क्या है कि ये डिजिटल डिवाइड को कम करना चाहता है। ये इसका मेन फोकस, डिजिटल डिवाइड मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो इनके बीच का जो गैप है उसको कम करने के लिए स्वयं को होस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें 9वीं क्लास से लेकर 9th क्लास से लेकर पीजी क्लास तक के सारे ही कोर्सेज को ये होस्ट करता है। सारे के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको कुछ पे करना पड़ता है। उसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डेवलप किया, नेटल ने डेवलप किया और उसके साथ IIT मद्रास ने डेवलप किया। अगर हम बात करें इसकी टैगलाइन की तो इसकी टैगलाइन है शिक्षित भारत उन्नत भारत। अब हम इसके 4 क्वाड्रेंट्स देखेंगे स्वयं के। जो हमारा ये स्वयं है इसके 4 क्वाड्रेंट्स है। पहला है वीडियो लेक्चर, यानी पहले हिस्से में आप क्या देखते हैं, वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं। दूसरे में आपको कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल दिया जाता है उन्हीं चीजों को पढ़ने के लिए। फिर कुछ ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स होते हैं, उसमें आप चीजों को बच्चा अपने क्वेश्चन पूछ सकता है, वेदर इन रिटन फॉर्म या फिर कभी कभी वो वीडियो पे भी, वीडियो रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी वो चीजें पूछी जा सकती हैं। फिर आखिरी में होता है सेल्फ असेसमेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं स्वयं के। डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द क्वाड्रेंट्स ऑफ मूक एंड ऑफ स्वयं। अब हम बात करेंगे कि इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कितने हैं, 9 हैं। एक है AICTE जो टीचर एजुकेशन के लिए काम करती, टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम करती है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। फिर नेप्टेल है जो आपकी ये भी इंजीनियरिंग पे काम करती है, UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर CEC कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज। फिर NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। NIOS जो है ये 12th तक के बच्चों के एजुकेशन पे काम करता है। IGNOU एक ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। उसके अलावा IIMB और NITTR, ये इसके 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। हम बात करेंगे स्वयं प्रभा की। स्वयं प्रभा जो है एक ऐसा चैनल है जो आपका हायर एजुकेशन की भी बात करता है, PM ई विद्या की भी बात करता है और साथ ही यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी बात करता है। हायर एजुकेशन में इसके पास 40 चैनल्स हैं और ये जो PM ई विद्या है ये स्कूल एजुकेशन से को डिवोटेड है, इसमें 12 चैनल है। साथ ही आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं को डिवोटेड है, इसमें भी 40 चैनल है। ये 24 घंटे 7 दिन आता है। उसके अलावा ये GSAT 15 सैटेलाइट है, उससे ये ऑपरेट किया जाता है। फिर ये एक दिन में 5 बार आता है और एक बार आता है 4 घंटे के लिए, यानी ये 20 घंटे तक अपना कंटेंट देते हैं एक दिन में। इसके जो चैनल्स हैं ये विसाज यानी गुजरात से लिंक रहते हैं। गुजरात में एक सेंटर है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट सेंटर है स्पेस एप्लीकेशंस का और जियो इन्फॉर्मेटिक्स का, तो उसी से इसके सारे चैनल्स लिंक रहते हैं। इसका जो कंटेंट है, कंटेंट बनाने वालों में नेप्टेल है, IITs है, बहुत सारे CEC है और IGNOU है। फिर अगर हम बात करें इसके चैनल का जो नाम है वो DD स्वयं प्रभा है। पहले इसको MTEG2 नाम से जानते थे, अब इसको MTEG4 के नाम से जानेंगे। और ये 7 जून 2023 से एनफोर्स में आया है, मतलब इसका नाम जो है MTEG4 जो है वो 7 जून 2023 से बदला है। तो हमने अभी आपसे बात की है स्वयं प्रभा के बारे में। इसमें 40 चैनल्स है, हायर एजुकेशन, ई विद्या और साथी के बारे में। प्रभा की बात की है लर्नर्स अभी, तो अब हम देख लेंगे कि स्वयं प्रभा में जैसे हायर एजुकेशन के लिए 40 चैनल्स को वो हायर करता है, मतलब 40 चैनल्स को डिवोटेड है हायर एजुकेशन। तो उसमें कुछ चैनल्स हैं वो किसको के सब्जेक्ट के लिए हैं, जैसे वागीज जो है वो लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए है, संस्कृति, हिस्ट्री, कल्चर और फिलोसफी यानी इतिहास, संस्कृति आपकी और फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के लिए, प्रबोध सोशल साइंस के लिए, सरस्वती इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस क्योंकि सरस्वती जो है वो आपका एजुकेशन को डिवोटेड है, होम साइंस को डिवोटेड है। हमारे काम का क्या है, एजुकेशन है ना, संस्कृति हिस्ट्री को। फिर प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट को डिवोटेड है, विधिक लॉ को, कौटिल्य इकोनॉमिक्स को, आर्यभट्ट फिजिक्स और अर्थ साइंस को, स्पंदन लाइफ साइंसेस को, दक्ष अप्लाइड साइंसेस को। इग्नू के 2 चैनल्स, इग्नू का पहला चैनल ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस को,
और दूसरा चैनल बेसिक एंड अप्लाइड साइंस को। तो ऑल एंड ऑल आज हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैराथन कंप्लीट करी है टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसमें मैंने ना आपको सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी कोई चीज रह गई हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। इसके अलावा क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड ये पूरी क्लास थी, इसीलिए इन डिटेल बहुत डेप्थ में जाके हमने चीजें डिस्कस नहीं की हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जैसा इसका नाम है मैराथन, तो ये आपको थोड़ा सा आपकी स्पीड को और स्पीड अप करने का काम करेगी। तो आप जो है इसको देख के काफी अच्छा अपने एग्जाम में डेफिनेटली स्कोर कर पाएंगे, और उसके अलावा ये आपके लर्निंग में कुछ ना कुछ तो बढ़ावा करेगी ही। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो मैं सारे टॉपिक्स को इन डिटेल हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।